नमस्कार साथियों, असफलता यह दर्शाती है कि सफलता के लिए जो प्रयास पूरे मन से नहीं किए गए। स्वागत है आप सभी मित्रों का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आज के सेशन में हम जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 में आने वाले जीएफ एंड AR के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, हमारी ये सीरीज़ आप जैसे विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसके लिए आपको यूथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अभी तक आपने पिछले सेशंस नहीं देखे तो जाकर के वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा कि जितना भी समय बचा है उसमें कैसे तैयारी करनी है। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के MCQs अब तक आ चुके हैं और ये चैप्टर 2 और फिर हम चैप्टर 2 का MCQs करेंगे। इस पूरे 4 के पैनल की PDF मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इन्हीं PDF के माध्यम से दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में पिन मिलेगा आपको। तो आप सभी मित्रों का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो लगातार इसी तरह मिलता रहे। आपके जूनियर अकाउंटेंट के पेपर 2 का पूरा जो सिलेबस है आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से आज के सेशन में स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो हमारा चैप्टर 2 जीएफ एंड AR का चैप्टर 2 रूल्स 5 to 26 5 से लेकर के 26 तक, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यह सारे के सारे रूल्स आपको इन डिटेल्स में करवाने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक सभी विद्यार्थी जुड़े रहिए, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है। मित्रों, शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, जनरल सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इसकी जो सामान्य प्रणाली है वो नियम 5 से लेकर के नियम 26 तक है और एक एक नियम को हम पढ़ रहे हैं। पिछले अध्याय में अध्याय 1 में हम लोग मित्रों नियम 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम इस अध्याय में नियम 5 से लेकर के 26 तक पढ़ेंगे। इस सेशन के बाद इसके सारे के सारे MCQ करवाए गए हैं और वहां से आप MCQ भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनता जनार्दन की जय बोल के आज के पहले नियम की ओर। नियम 5, 6, 7 तीनों धनराशि की प्राप्ति रिसिप्ट ऑफ मनी से संबंधित है। नियम 5 में क्या बात लिखी है देखते हैं। सरकार की बकायों के रूप में या जमा या प्रेषक रेमिटेंस के लिए या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त की गई समस्त धनराशियों को अविलंब रूप से, बहुत जल्दी अविलंब रूप से सरकारी लेखे में लाया जाएगा। यानी सरकार की कोई भी ऐसी राशि जो सरकार के ऊपर देय है या सरकार के खाते में जमा होने वाली है, उन सब को लेखाबद्ध किया जाएगा, उन सब की अकाउंटिंग इमीडिएट की जाएगी। ये कह रहा है नियम नंबर 5। अविलंब रूप से सरकारी लेखे में लाया जाएगा। कौन सी राशि? जो सरकार की बकाया के रूप में है या सरकार के जमा के रूप में है या कोई डिपॉजिट या प्रेषक या रेमिटेंस के रूप में है, उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो राशि है उसको तुरंत रूप से अविलंब रूप से सरकारी लेखों में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नियम 6, सरकार की बकायों के रूप में या सरकार की कस्टडी में प्राप्त धनराशियों को कोषागार नियमों के अनुसार राज्य की संचित निधि या राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा। अच्छा, नियम 5 कह रहा है कि जो भी फंड है गवर्नमेंट का, तुरंत उनकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। नियम 6 कह रहा है कि जो भी जिस निधि में जाने वाला धन है या तो वो संचित निधि में जमा होगा और या फिर वो राज्य की लोक लेखा निधि में जमा होगा। तो जो जिस निधि में जमा होने योग्य धन है उसको इमीडिएट रूप से उसी निधि में जमा करवा दिया जाएगा। नियम 5, 6 और 7 लगभग एक जैसे ही नियम है। नियम 7, निर्धारण, संग्रहण एवं नियंत्रण, असेसमेंट, कलेक्शन एंड कंट्रोल। जो नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में कि ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन रहते हुए संबंधित राजस्व या प्रशासनिक विभाग का यह कर्तव्य है। किसका? जो राजस्व या प्रशासनिक विभाग जो उस राशि से संबंधित है उसका यह कर्तव्य है कि सरकार की बकायों का सही और शीघ्रतापूर्वक निर्धारण करें, फिर उनका सही से संग्रहण करें और फिर उनका सही से लेखांकन किया जाए और फिर कोषागार में जमा किया जाए। जो भी सरकार का रेवेन्यू है उनका सही से निर्धारण करें। सही से निर्धारण हो गया तो उसके बाद उसका जो है जितना निर्धारण हुआ उस हिसाब से उसका संग्रहण किया जाए, उसका कलेक्शन किया जाए और फिर उस पर नियंत्रण रखा जाए। और ये सारा काम किसका है? ये सारा काम संबंधित विभाग का है या उस विभाग से संबंधित विभाग के अध्यक्ष का है।
नियम 5 एवं 6 के तहत जमा धनराशि को संबंधित अधिकारी निर्धारक, संग्रह एवं लेखांकन करके अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना सौंपेंगे। नियम 8, कोषागार से धनराशि निकालना सामान्य सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। आप विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी, ट्रेजरी से धन निकालने के सामान्य नियम क्या क्या है और उन नियमों में कौन कौन सी बातों को धन निकालते समय ध्यान रखा जाता है। तो ये ऐसी 3 बातें हैं सामान्य सिद्धांत में। बेसिकली 3 सिद्धांत है, उनका ध्यान रखना होता है। पहला सिद्धांत, जब तक कि ऐसा प्राधिकृत नहीं किया जाए तब तक वित्त विभाग की सहमति के बिना धनराशियों को निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी लेखे से नहीं निकाला जाए। आपके ऑफिस का मान लीजिएगा, ये आपका ऑफिस है, इस ऑफिस के लिए 1 लाख रुपए फंड आया है और आप चाहते हो कि हम उस ऑफिस के फंड का इन्वेस्टमेंट कर दे कहीं, ताकि वो हमारा जो फंड है 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाए या 1.5 लाख हो जाए या जितना भी हो जाए। आप इसके लिए फंड को नहीं निकाल सकते। पहली बात ये लिखिए, हालांकि काम आप अच्छा कर रहे हो लेकिन ये नियमों के विरुद्ध है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इन्वेस्टमेंट आप करो वो एकदम से बढ़े ही बढ़े, अगर हानि हो जाए तो ऐसी स्थिति में है कि जब तक कि ऐसा आपको प्राधिकृत नहीं कर दिया जाए, जब तक उसके लिए ऑथराइज नहीं कर दिया जाए कि आप अमुक फंड को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तब तक आपको इन्वेस्टमेंट के लिए धन नहीं निकालना है। नियम 8 का पहली बात लिख रही है, कोषागार से धनराशि का निकालना, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द ट्रेजरी। सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांतों में 3 प्रमुख सिद्धांत है। 3 में से पहला सिद्धांत है, जब तक कि प्राधिकृत न किया जाए ट्रेजरी से इन्वेस्टमेंट के लिए धन नहीं निकाला जाना चाहिए। दूसरा है, राजकोष से निधियां तभी आरित की जाएगी जब भुगतान करना तुरंत आवश्यक हो। पहला सिद्धांत क्या था कि निवेश के लिए नहीं निकाला जाए। दूसरा सिद्धांत क्या है, मान लीजिएगा आपको कोई भी पेमेंट 6 महीने बाद करना है और आपने ट्रेजरी से वो कैश पेमेंट ले लिया, नहीं, भुगतान है जो तुरंत करना होगा। तुरंत भुगतान करना आवश्यक है तो ही आपको कोषागार से धनराशि निकालनी चाहिए। और 3, यदि बजट लैप्स हो जाए और आपको यह डर है कि हम अगर इस विड्रॉ नहीं करेंगे इस राशि को, इस फंड को, तो बजट लैप्स हो जाएगा और हमारे हाथ से बजट चला जाएगा, तो इसलिए भी आपको ट्रेजरी से फंड जो है विड्रॉ नहीं करना है। बजट लैप्स होने से बचाने के लिए सरकारी धनराशि आहरित करना और उसे कहीं अन्यत्र निवेशित करना अनुचित है। इस सिद्धांत की भी आपको पालना करनी। सामान्यतः जैसे ही वित्त वर्ष खत्म होता है उसके साथ ही बजट लैप्स हो जाता है, तो लोगों को, अधिकांश जो कर्मचारी या अधिकारी लगे हैं उनको लगता है कि मार्च में तो वैसे भी ये बजट लैप्स हो जाएगा, इसको कहीं ना कहीं निकाल के इन्वेस्टमेंट कर दे, तो ये कोषागार से धन निकालने के सामान्य सिद्धांतों के खिलाफ। मित्रों, नियम 8 में हमने चर्चा की कोषागार से धन निकालने के सामान्य सिद्धांत। पहला सिद्धांत, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको धन नहीं निकालना है। दूसरा, भुगतान करना तुरंत आवश्यक हो तो ही ट्रेजरी से धन निकालना है। और तीसरा, यदि बजट लैप्स हो जाए और इसे बचाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 9 में, लोक निधि में से व्यय करने के लिए अनिवार्य शर्तें, एसेंशियल कंडीशंस गवर्निंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड। जो पब्लिक फंड है उसमें से धन खर्च करने के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्तें, वो नियम नंबर 9 में दे रखी। नियम 8 इंपॉर्टेंट है, नियम 8 में से सवाल बन सकता है। लोक निधि से उन्हीं राशि को निकाला जा सकता है जिनकी स्वीकृति सरकार द्वारा मिल चुकी हो, जिनकी सैंक्शन मिल चुकी हो, जिनकी स्वीकृति मिल चुकी हो। और स्वीकृति जो मिलती है वो बजट के माध्यम से मिलती है, यानी लोक निधि से वही धनराशि निकाली जा सकती है जिसका प्रावधान बजट में था। इस पूरे 4K पैनल की PDF मित्रों मैं आपको हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा। YouTube चैनल पर तो आपको ये पूरी वीडियो क्लासेस मिल ही रही है और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। आप टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी, ताकि आपके पास कम समय बचाए तो आप नोट्स बनाने में अपना समय न गंवाएं। लोक निधि से किन राशियों को निकाला जा सकता है? केवल उन्हीं राशियों को जिनकी स्वीकृति सरकार या सक्षम स्तर से मिल चुकी हो, और ऐसी स्वीकृतियां बजट के माध्यम से ही मिलती है। अर्थात लोक निधि से उन्हीं राशियों को निकाला जा सकता है जिनका बजट में स्पष्ट प्रावधान हो। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि किन राशियों को लोक निधि में से निकाला जा सकता है? तो जिनके निकालने की स्वीकृति बजट के माध्यम से सरकार ने दे दी हो, ऐसी राशियों को लोक निधि से निकाला जा सकता है। और इसकी जो बात कर रहा है वो नियम नंबर 9 कर रहा है। नियम 10, वित्तीय औचित्य के स्तर। और मित्रों इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से सवाल बन सकते हैं। वित्तीय औचित्य के कौन कौन से स्तर है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। आप जो सरकार का धनराशि है उसका उपयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे तो समझते हैं।
लोक निधियों को, लोक निधि बार बार शब्द आ रहा है, ऐसा फंड जो सरकारी है, जो जनता का फंड सरकार के पास है, जैसे टैक्स से प्राप्त हुआ जमा, ये सारा लोक निधि है, और वही है जो वापस सरकारी खर्चों को चलाने के लिए फंड दिया जाता है। तो ऐसा फंड लोक निधि कहलाता है। और लोक निधियों को व्यय करने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च स्तर के पैमाने और आदर्शों को अपनाना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से ये आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के संबंध में वह वैसे ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि के व्यय के संबंध में बरतता है। आप अपने खुद के पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हो? बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करते हो, जहां जरूरी हो वहीं करते हो, है ना। तो सरकारी धनराशि मिल जाए तो ऐसा नहीं कि गुलछरे उड़ाने लग जाओ। तो सरकारी धनराशि का भी उपयोग आपसे उम्मीद की जाती है कि उसी तरह से करो जिस तरह से एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि का उपयोग करता हो। यह वित्तीय औचित्य का उच्चतम स्तर है। इसे सरकारी धनराशि को व्यय करने वाले प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी को मानना चाहिए। तो सरकारी धनराशि का उपयोग ऐसे करना चाहिए जैसे कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं की धनराशि को व्यय करने के संबंध में बरतता हो। व्यय जो है वो मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात मित व्ययता बरतनी चाहिए। जैसे मान लीजिएगा मांग है 50,000 रुपए की और वहां पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो 1,00,000 रुपए का, तो ये गलत बात है। आपको जितने डिमांड है उस डिमांड के अनुसार ही आपको एक्सपेंडिचर करना चाहिए, उसके अनुसार ही आपको व्यय करना चाहिए। किसी भी अधिकारी द्वारा व्यय करने की शक्ति का प्रयोग स्वयं के फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। अपना निजी हित उसमें हो तो ऐसा एक्सपेंडिचर आपको नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष वर्ग के हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय ऐसा करने को ना कहें या किसी मान्य नीति या प्रथा के अनुसार ऐसा करना जरूरी हो। यदि ये दो बिंदु नहीं हो तब तक आपको सरकारी धनराशि का उपयोग किसी पर्टिकुलर एक आदमी या किसी पर्टिकुलर एक क्लास या एक वर्ग के लिए उसका उपयोग है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का धन जिस पर सभी का समान रूप से अधिकार है। तो देखिए नियम 10 कह रहा है वित्तीय औचित्य का जो स्तर, तो एक कर्मचारी से आशा की जाती है कि सरकारी धनराशि का वह उसी प्रकार से उपयोग करें जैसे कि वो स्वयं की धनराशि का उपयोग कर रहा हो, मितव्ययता हो। व्यय से अधिक, व्यय जो है मांग से अधिक नहीं होना चाहिए। अपने स्वयं के हितों के प्रयोग के लिए सरकारी धनराशि का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि सरकारी ऑफिस के लिए जो है ऐसी खरीदना हो और ऐसी लगा के फिर अपने घर में लगा दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक धनराशि का उपयोग जो एक व्यक्ति और एक वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए नहीं करना चाहिए। ये नियम 10 वित्तीय औचित्य में कहा गया है। नियम 11 व्यय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। किसी भी सरकारी कार्यालय में व्यय का नियंत्रण किस प्रकार रखा जाए, इस पे ये बात लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नियंत्रण अधिकारी व्यय की सीमा का तो ध्यान रखेगा ही, साथ ही वह खर्च करने वाली इकाइयों को आवंटित निधियां लोकहित में अथवा उद्देश्यों पर खर्च की गई है जिनके लिए धनराशि का प्रावधान किया गया था, यह भी ध्यान रखेगा कि जो भी हम व्यय कर रहे हैं वो लोकहित में व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तो नियंत्रण अधिकारी यह देखेगा, दूसरा वो ये देखेगा कि जिन उद्देश्यों के लिए धन आवंटित किया गया था, जिस हेड के लिए धन आवंटित किया गया था, क्या उसी हेड में उसका व्यय हो रहा है या उसका उपयोग है जो किसी दूसरे हेड के लिए हो रहा है, किसी दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है। इसके लिए नियंत्रण अधिकारी एक रजिस्टर संधारित करेगा और उसमें जो फॉर्मेट है वो प्रपत्र गवर्नमेंट एनेक्सर GA 19 उसमें संधारित करेगा। GA 19 मासिक व्यय विवरण पत्र है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये गवर्नमेंट एनेक्सर कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, आपको इनमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पुराने और नए की पूरी टेबल एक अलग सेशन में करवा दूंगा। फिलहाल ये जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ ये सारे पुराने हैं। और GA 19 का मतलब है मासिक व्यय विवरण पत्र है। नियंत्रण अधिकारी को उन दायित्वों एवं वचनबद्धताओं का ध्यान रखना चाहिए जिनके लिए जो चल रहा है वित्तीय वर्ष वो और अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करना, ये भी उसका दायित्व है। अधीनस्थ अधिकारियों से यह सूचना प्राप्त करने के लिए उसे प्रपत्र GA 27 में एक मासिक देयता विवरण प्राप्त करना चाहिए। GA 27 और GA 19 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो पोजीशन है हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की पूरे मंथ के दौरान, उसका जो एक प्रपत्र है वो GA 27 के रूप में नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों से महीने भर में मंगवाता है।
महालेखाकार से अंक मिलान पुनर्मिलान करना है। देखिए ये सब हम क्या पढ़ रहे थे, ये सब हम पढ़ रहे थे कि व्यय के ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से हो। तो पहला बिंदु ये था कि आपको ये देखना है कि उद्देश्य जो लोकहित में है या उद्देश्यों की पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही, उसके लिए GA 19 है। दूसरा आपको ये देखना है कि दायित्व क्या क्या, लाइबिलिटीज क्या क्या है, उसके लिए GA 27 है। ये महालेखाकार अपने अधीनस्थ अधिकारियों से मंगवाएगा। और फिर तीसरे स्तर पर व्ययों पर नियंत्रण रखने के लिए महालेखाकार से अंक मिलान या पुनर्मिलान करेगा, रिकंसिलिएशन करेगा विद अकाउंटेंट जनरल के डेटा के साथ। प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी ये व्यवस्था करेगा कि उसके नियंत्रण में कार्यरत कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय या भुगतानों का अंक मिलान महालेखाकार राजस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से किया जाता है। तो यहां से संबंधित एक सवाल बन सकता है कि प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालय में जितने भी व्यय और भुगतान है उसका अंक मिलान किसके डेटा के साथ करेगा, तो महालेखाकार राजस्थान के डेटा के साथ करेगा। वह उसके अधीन कार्यरत सभी कार्यालय अध्यक्षों से उनके द्वारा प्रति माह किए जाने वाले व्यय भुगतान का मासिक लेखा प्राप्त करेगा। इसको ऐसा समझो जैसे ये 4 कार्यालय है, इन 4 कार्यालयों के ऊपर एक नियंत्रण अधिकारी है और ये नियंत्रण अधिकारी प्रति माह इन चारों से व्यय पर नियंत्रण की रिपोर्ट लेगा और फिर इसकी जो है राजस्थान सरकार के AG के साथ डेटाओं के साथ मिलान करेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि महालेखाकार से लेखों का अंक मिलान करने पर कोई कमी या त्रुटि ज्ञात हो तो निर्धारित प्रपत्र में उसका विवरण तैयार कर महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा। अब क्या होता है कि ये AG है और ये कंट्रोलिंग ऑफिसर है, इसके जो डेटा है ये अपने अधीन जो अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्ष है या कार्यालय है, इनके कार्यालयों से डेटाओं का मिलान करेगा और यदि कोई त्रुटि आई तो उस त्रुटि का फॉर्मेट भर करके वो उसकी सूचना AG को प्रेषित करेगा। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष उसके द्वारा किए गए व्यय भुगतानों एवं प्राप्त राशियों के लेखों का मिलान उससे संबंधित कोषागार उपकोषागार द्वारा IFMS, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। IFMS का इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड फंड मैनेजमेंट सिस्टम। वैसे आजकल के सारे डेटा कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, ये IFMS से शुरुआत हो गई थी और IFMS की जो शुरुआत है वो 2007 में हो गई थी। प्रत्येक कार्यालय अध्यक्ष उसके द्वारा किए गए व्ययों भुगतान एवं प्राप्त राशियों के लेखों का मिलान उससे संबंधित कोषागार या उपकोषागार द्वारा IFMS प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले लेखा से मिलान माह में 2 बार करेगा, हर 15 दिन में 1 बार करेगा और प्रति माह 2 बार एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगा कि संबंधित कोषागार को प्रेषित यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि हमने जितने भी जो डेटा थे उनमें हमारी कोई डिफरेंस नहीं आ रही है। जो आपके IFMS के ट्रेजरी के डेटा है वो और हमारे अधीनस्थ जो कार्यालय के डेटा है वो हर 15 दिन में मिलान करेगा और उसकी सूचना है जो इस कोषागार को भेजेगा। कौन भेजेगा? नियंत्रण अधिकारी। किस फॉर्मेट में? GA 21, 22, 23 इन तीनों फॉर्मेट में निर्धारित करके भेजेगा। 12 नियम 12 अनियमितताओं, छिद्रत, हानि और छल के प्रति आंतरिक जांच, इंटरनल चेक अगेंस्ट इरेगुलरिटीज, वेस्ट, लॉस एंड फ्रॉड। प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी, प्रत्येक कंट्रोलिंग ऑफिसर, नियंत्रण अधिकारी की परिभाषा हम नियम 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। प्रत्येक नियंत्रण अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्रवाइयों में त्रुटियों और अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए आंतरिक जांच हेतु विभागीय संगठन के भीतर प्रभावी नियंत्रण करेगा। देखिए ये है नियंत्रण अधिकारी और नियंत्रण अधिकारी वो होता है जो किसी भी विभाग में अपने अधीनस्थ के ऊपर व्यय एवं वित्त का नियंत्रण रखता है और अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कोई भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, कोई छिजत नहीं हो, कोई जांच या कोई छानी या छल या कपट नहीं हो, उसके लिए विभाग के अंदर ही इसकी इंटरनल चेकिंग की जवाबदारी है वो नियंत्रण अधिकारी सुनिश्चित करेगा। विभाग अध्यक्ष के कार्यालय में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट रख लो। देखिए इसको मैं आपको पूरे उदाहरण से समझाता हूं, इस पूरे फ्रेमवर्क को आप ऐसे समझिए। ये विभाग अध्यक्ष है, यहां विभाग अध्यक्ष है, इसके नीचे मान लीजिएगा हर संभाग स्तर पर संभाग मुख्यालय है, इसको मैं DC नाम देता हूं, डिविजनल कमिश्नर पर DC कार्यालय है ये देता है।
ये डीसी कार्यालय अपने आप में एक नियंत्रण अधिकारी है और प्रत्येक डीसी कार्यालय के अधीन भिन्न भिन्न कार्यालय है। किसी के अधीन 1 है, किसी के अधीन 2 है, किसी के अधीन 3 है, किसी के अधीन 4 कार्यालय है। तो अलग अलग कार्यालय में ये क्या करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूं मित्रों, प्रादेशिक अधिकारी या नियंत्रण अधिकारी। अब ये नियंत्रण अधिकारी ये काम करेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं अधीनस्थ कार्यालय, और ये आपके विभाग अध्यक्ष है ही। ये इस तरह से पद सोपान सिस्टम चलता है। इनके कार्यालय में कोई भी प्रकार की जांच, छिजत या हानि हो तो ये काम करेगा नियंत्रण अधिकारी। लेकिन यदि विभाग अध्यक्ष के कार्यालय में ही कोई जांच नियंत्रण करनी होगी तो उसके लिए कौन करेगा, तो उसके लिए ये दे रखा है कि जो निदेशक है निरीक्षण, विभाग अध्यक्ष के कार्यालय में रखे गए लेखों की आंतरिक जांच, ये विभाग अध्यक्ष का कार्यालय है और इसमें जो लेखे रखे गए हैं उन लेखों की आंतरिक जांच कौन करेगा। तो उन लेखों की मित्रों आंतरिक जांच जो करेगा वो करेगा आपके निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। और यदि कोई गंभीर त्रुटि पाई गई है तो वो इसकी सूचना राज्य के वित्त विभाग को देगा। देखिए इनके ऊपर जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो तो ये है, इसकी सूचना ये विभाग अध्यक्ष को दे देगा। लेकिन यदि विभाग अध्यक्ष के ही कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो इसकी जो जांच है वो निदेशक करेगा, निदेशक निरीक्षण विभाग राजस्थान सरकार करेगा। और यदि कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है तो वो उसकी सूचना किसको देगा, वित्त विभाग को दे देगा। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक आगे पीछे कुछ और था बच गया होगा, देख लेते हैं। हाँ, सरकार के विभागों, कार्यालयों और ऐसे विभागों और कार्यालयों द्वारा स्थापित सोसाइटियों में विसंधारित लेखे अभिलेखों की जांच विशेष लेखा परीक्षा निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा की जाती है। कार्यालय के विभाग और कार्यालयों और ऐसे विभागों और कार्यालयों द्वारा स्थापित सोसाइटी, इनमें जो भी लेखे हैं तो स्पेशल ऑडिट का भी प्रावधान उसमें किया गया है। प्रत्येक विभाग अध्यक्ष एवं नियंत्रण प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि निदेशक निरीक्षण विभाग उनके कार्य करने के लिए उचित व्यवस्था, सुविधा एवं ऊंचाई की सूचना संभव उपलब्ध करवा दी जाए। इसको ऐसे समझो, इन सब का यह दायित्व होगा कि आपको नियंत्रण अधिकारी जो भी आपसे सूचना मांग रहा है वो सूचना आपको अवेलेबल करवानी है और उनको उनके कार्य में आपको सहयोग करना है। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट करके जवाब दें, मैं आपके कमेंट का जेन्युइनली जवाब देने का प्रयास करूंगा। नियम 13, भुगतानों में विलंब नहीं किया जाए। बहुत छोटा सा नियम है। जो धनराशियां निर्विवाद रूप से देय है और आवश्यक हो तो उनका भुगतान तुरंत किया जाना चाहिए। ये मतलब समझना है कि जो धनराशि अपने को ट्रेजरी में जमा करवानी तुरंत उनको अविलंब रूप से जमा करवानी चाहिए, नियम 13 कह रहा है। नियम 14, लेखों का संधारण, हाँ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, नियम 14 का गया है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसका कर्तव्य है सार्वजनिक धनराशि या सामान के संबंध में कोई लेखा या विवरणी का तैयार कर प्रस्तुत करना है, वही उनको पूरा कराने और पूर्ण सही रखने के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। मान लीजिएगा कोई ऑफिस, यह है ऑफिस ए और इस ऑफिस में एक कर्मचारी बैठा है जिसका नाम है बी। इस बी कर्मचारी का यह दायित्व है कि वो सरकार से संबंधित जितने भी, कार्यालय से संबंधित जितने भी लेखे हैं, जितने भी अकाउंट्स है, उन लेखों को तैयार करेगा। तो इसके लिए वह अगर उसने लेखा टाइम से तैयार किए हैं, नहीं किए हैं या कोई पेनल्टीज लगी है तो इसके लिए वो पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा, वो व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। यानी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जिसका ये कर्तव्य है कि सार्वजनिक धनराशि या सामान के संबंध में कोई लेखे, वो सार्वजनिक धनराशि भी हो सकती है या सरकार का ऑफिस में इस्तेमाल आने वाला सामान भी हो सकता है, इसके संबंध में कोई लेखा या कोई डिटेल्स आपको तैयार कर प्रस्तुत करना है तो वही व्यक्ति उसको पूरा करने, पूरा कराने और पूरी तरह से सही रखने के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। ये लेखों का संधारण से नियम 14 में लिखा है। नियम 15, अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट पर सरकारी कर्मचारी के रूप में हस्ताक्षर करते हो या प्रति हस्ताक्षर करते हो, काउंटर साइन करते हो, तो उसके लिए भी आप साइन करने वाला व्यक्ति या प्रति हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति स्वयं व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंटर साइनिंग एंड सर्टिफिकेट। जो भी अधिकारी किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करता हो या प्रति हस्ताक्षर करता है तो प्रमाणित किए गए तथ्यों के लिए वह व्यक्ति से उत्तरदायी, पर्सनली रेस्पॉन्सिबल होगा, न कि उसके लिए ऑफिस रेस्पॉन्सिबल होगा। नियम 16,
विभागीय अधिकारियों का दायित्व क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंधन से संबंधित और वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विभागीय अधिकारियों का जो दायित्व है वो किस नियम में है, तो नियम 16 में है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल ऑफिसर, सरकारी बकायाओं के संग्रह, कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज या सरकारी धनराशि के व्यय, इनके लिए उत्तरदायी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा इस हेतु निर्धारित प्रपत्रों में इसकी जानकारी संधारित की जाएगी और उसकी समस्त सूचना जो है यथाशीघ्र महालेखाकार को या संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजी जाएगी। एज इट इज हमने इससे समझ लीजिएगा आप इसको, ये जो अधिकारी है इनका ये दायित्व है कि ये अपनी जो सूचना है या नियंत्रण अधिकारी को भेजे, और नियंत्रण अधिकारी को यदि आप नहीं भेज पाते हो तो इसकी जो सूचना है राजस्थान सरकार के एजी यानी सर्वोच्च वित्तीय अधिकारी को भिजवा दें। नियम 16 में हम ये बात पढ़ रहे थे। नियम 17 लेखा परीक्षा द्वारा सूचना मांगना। महालेखाकार राजस्थान सरकार का जो एजी है किसी भी नियंत्रण अधिकारी या विभाग अध्यक्ष से ऑडिट हेतु सूचना मांग सकता है। जो राजस्थान सरकार का एजी है वो ऑडिट करने के लिए किसी भी नियंत्रण अधिकारी से या किसी भी कार्यालय अध्यक्ष से कोई भी सूचना मांग सकता है, और यदि किसी भी विभाग की सूचना गोपनीय हो तो उस पत्रावली को लेखा परीक्षा कार्यालय में व्यक्ति से भिजवाया जाना चाहिए। यदि स्पेशल ऑडिट के लिए कोई गोपनीय पत्रावली हो तो इसको पर्सनली जाकर के कार्यालय में आपको जांच करवानी है। और मंगा कौन सकता है, महालेखाकार। किसके लिए, ऑडिट के लिए। नियम 18 संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से सवाल बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स, राजकीय आदेशों द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी ही सरकार की ओर से कोई संविदा कर सकता है। अगर किसी भी अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वही अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299, इसको इंपॉर्टेंट रखो, के तहत संविदाएं संपादित की जाती है जिन्हें परिशिष्ट 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 299, ये सारे परिशिष्ट मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट तक करवा दूंगा। अनुच्छेद 299, इसके तहत ही क्या संपादित की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट, संविदाएं संपादित की जाती है। संविदाएं हेतु सामान्य सिद्धांत क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ये नियम 19 में लिखा गया है। लोक निधि से व्यय की जाने वाली सभी संविदाओं या करारों को करने के लिए शक्ति प्राप्त अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। सामान्य तौर पर जो संविदाएं होगी वो एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी। ये इस नियम को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि संविदाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, या सही कथनों का युग्म जो है वो आपको पहचान करना है। ये बात आपको मित्रों नियम 19 से पता चलेगी। पहली बात जो सामान्य सिद्धांत है वो ये है कि सामान्यतः कॉन्ट्रैक्ट है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए ही आमंत्रित की जाती है। जहां संविदा के स्टैंडर्ड फॉर्मेट उपयोग में नहीं लिए जाते हैं तो संविदाओं का जो प्रारूप तैयार करने और अंतिम रूप से संविदा करने से पूर्व आपको लीगली और फाइनेंशियली परामर्श ले लेना चाहिए। वैसे तो संविदा करने के लिए सरकार की ओर से स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रारूप जारी किए जाते हैं, लेकिन यदि आप उनको काम में नहीं ले रहे हो और कोई अपनी ओर से संविदा कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट काम में ले रहे हो तो इसके लिए पहले आपको विधिक और वित्तीय परामर्श ले लेनी चाहिए। एक बार की गई संविदाओं की शर्तों में यदि कोई भी सारभूत परिवर्तन करना है तो आपको इसके लिए सक्षम अधिकारी से, जो इसको ऐसा करने में सक्षम है, वो उसकी पूर्व अनुमति लेना जरूरी है, उसके बिना ऐसा नहीं करना। एक बार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में यदि आपको कोई भी परिवर्तन करना है तो सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है, अदरवाइज नहीं की जा सकती। वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी ऐसी संविदा नहीं की जाएगी जिसमें अनिश्चित या अनंत देयता या असाधारण प्रकृति की कोई शर्त शामिल हो। किसकी अनुमति से? वित्त विभाग की। ऐसी कोई अनंत देयता नहीं हो कि जो ऐसी कोई लाइबिलिटीज जो टाइमलेस हो, जो बहुत लंबे समय तक के लिए हो। तो ऐसी आपको अगर कोई भी लाइबिलिटीज अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो उसके लिए आपको वित्त विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। निविदाएं खुली आमंत्रित की जानी चाहिए ताकि जो कॉम्पिटिटर बिल्डर है वो आ सके, सरकार को कम कॉस्ट में अच्छी गुणवत्ता वाला काम प्रदान करने वाला लोग मिल सके। जहां सबसे कम दर वाली संविदा को स्वीकार नहीं किया गया हो वहां उसके कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। यदि आपको कोई काम करवाना है और बहुत लो रेट पर वो काम अवेलेबल है लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं इसमें क्वालिटी सही मेंटेन नहीं होगी तो आप उस लो रेट वाली संविदा को भी है जो रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको उसके कारणों को लिखना पड़ेगा। संविदा को उपलब्ध करवाई गई सरकारी संपत्ति का भी संविदा में लेखा होना चाहिए।
अगर आपने संविदा दे दिया और उसके बाद उसके इस्तेमाल में कोई सरकारी संपत्ति आपको काम के दौरान आप उस ठेकेदार को देते हो, तो उसका भी संविदा में उल्लेख होगा कि हम आपको इस हालत में ये सरकारी जो संपत्ति है वो दे रहे हैं, ये आपको हमें इसी रूप में लौटानी होगी। स्वीकृत करने हेतु निविदा का चयन करने में समस्त अन्य तथ्यों के अलावा निविदादाता व्यक्तियों फर्मों की वित्तीय स्थिति पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट जो ले रहा है, जो ठेका ले रहा है, वो ऑलरेडी दिवालिया है, तो उसकी कंपनी की, उसके फर्म की या निविदादाता की, उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपको जांच लेनी चाहिए। जहां संविदा 3 वर्ष से अधिक की अवधि की हो, वहां सरकार किसी भी समय 3 माह के नोटिस पर संविदा वापस लेने या रद्द करने की शक्ति रखती है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए होता है, लेकिन यदि कहीं पर भी 3 साल के लिए है तो सरकार 3 महीने का नोटिस देकर के उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है। ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने के लिए किसी रिश्तेदार द्वारा दी गई गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर होते हैं ना, तो गारंटर रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, और रिश्तेदार यदि है तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसा प्रमाण पत्र देगा जिसमें जिस संपत्ति की वो गारंटी दे रहा है वो उसकी स्वयं की हो। यानी कि ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने के लिए किसी रिश्तेदार द्वारा दी गई गारंटी स्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि रिश्तेदार स्वयं की संपत्ति होने का प्रमाण पत्र न संलग्न कर दे। संविदा में ठेकेदार की ओर से चूक करने पर एक निश्चित हर्जाना और एक निश्चित मुआवजा, इसकी वसूली का उपबंध उस संविदा में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बाद में तो ठेकेदार उसमें जो है आपकी बातें नहीं मानेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी गई है उसको वो जरूर मानेगा। तो ठेकेदार कोई गलती करता है या कोई चूक करता है, कोई जानबूझ करके ऐसे जो है कपट करता है, तो उसमें क्या सजा होगी, हर्जाना कैसे होगा, वसूली कैसे होगी, इसका प्रावधान भी पहले से ही जो आपको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाल देना होगा। ऐसे क्रयों जिनमें विदेशों से माल आयात करना हो, उन सभी की नियमों का संविदा में उपबंध पहले से ही होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें माल या सामान फॉरेन से आ रहा हो, तो उस पर क्या टैक्स लगेगा, कौन उसका टैक्स वहन करेगा, इनसे संबंधित सारी कंडीशन आपको संविदा में पहले ही रख देनी होगी। 1 लाख रुपए या उससे अधिक के क्रय के लिए समस्त संविदाओं एवं करारों की प्रतियां महालेखाकार राजस्थान को भिजवाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट लगा लो। 1 लाख रुपए या इससे प्लस की जितने भी संविदाएं होगी, वो संविदाओं की एक प्रति किसको भेजी जाएगी, महालेखाकार राजस्थान गवर्नमेंट को भेजी जानी अनिवार्य है। आगे है दुर्विनियोग, कपट और हानियां, ये भी देख लेते हैं हम लोग। हानियों की रिपोर्ट, यदि किसी विभाग, कार्यालय या कोषागार द्वारा सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग या हानि या कपटपूर्ण विड्रॉ किया गया हो, तो इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी या महालेखाकार को तुरंत दी जानी चाहिए, चाहे हानि की पूर्ति भी उस व्यक्ति द्वारा क्यों न कर दी गई हो। यदि किसी डिपार्टमेंट में, किसी कार्यालय में या किसी ट्रेजरी में किसी सार्वजनिक धनराशि का दुरुपयोग हुआ हो, हानि हो, किसी व्यक्ति ने किया हो, तो इसकी तुरंत सूचना जो है इसके ऊपर के अधिकारी को देनी चाहिए या महालेखाकार राजस्थान सरकार को देनी चाहिए, भले ही उस व्यक्ति ने उसका भरपाई है जो क्यों न कर दी हो। कोषागार में किसी भी प्रकार की हानि की सूचना वित्त विभाग को दी जाएगी। अगर ट्रेजरी में कोई हानि होती है तो उसकी सूचना किसको दी जाएगी, वित्त विभाग को दी जाएगी। इसके बाद आगे है, यदि हानि रुपए 200 नहीं 2000, यदि हानि रुपए 2000 या इससे कम की हो तो महालेखाकार को सूचना देना आवश्यक नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी 2000 रुपए से अधिक की हानि हुई है तो ही इसकी सूचना आपको राजस्थान सरकार के एजी को देनी है, उससे कम की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक कार्यालय में प्रपत्र G163 में दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन आदि का एक रजिस्टर रखा जाएगा, और ये आपको इंपॉर्टेंट है। जितने भी जी आ रहे हैं, गवर्नमेंट एनेक्सर आ रहे हैं, उनका फॉर्मेट याद रखना जरूरी है। दुर्घटनाएं क्या होती है, आग, बाढ़, चक्रवात, भूकंप या किसी प्राकृतिक कारण से भवन, सड़कें, नहरें टूटने या अन्य निर्माण कार्यों जैसे अचल संपत्ति की 15,000 रुपए से अधिक की समस्त हानियों की तत्काल सूचना विभागीय अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष को और विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार को दी जाएगी। किस लिमिट तक की, अगर कोई 15,000 रुपए से अधिक की हानि आग, बाढ़, चक्रवात या भूकंप या किसी प्राकृतिक घटना से हुई हो तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष को और विभागाध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। ऐसी हानियां जिनका मूल्य 15,000 रुपए से कम हो और उनके बारे में सूचना विभागाध्यक्ष को भिजवाई जाती रहेगी, इसके बारे में सरकार या महालेखाकार को रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है। 15,000 से प्लस होगी
तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसकी सूचना भिजवाएगा एजी को। और यदि 15,000 रुपये तक होगी, अप टू होगी, यहाँ तक होगी, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक ही रहेगी, इसके आगे भिजवाना ज़रूरी नहीं है। हानियों के लिए उत्तरदायित्व किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी ओर से किए गए कपट, ध्यान से समझना, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को उसकी ओर से किए गए कपट या किसी भी कारण से जो भी हानि सरकार को होती है तो उसके लिए उस सरकारी कर्मचारी की व्यक्तिगत रूप से उसको उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी ने जानबूझ के कपट किया हो या उसकी वजह से सरकार को कोई हानि हुई हो तो उसके लिए वह कर्मचारी पर्सनली रेस्पॉन्सिबल है। इसके लिए या ऐसी हानियों से बचने के लिए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने कार्य से संबंधित लेखा एवं वित्तीय नियम की जानकारी होना जरूरी है। हाँ, मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक दुर्घटना है तो उसमें उस कर्मचारी को व्यक्ति से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन अगर उसकी नियमों की जानकारी के अभाव में कोई कपट होता है तो फिर उसको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए उसको अपने कार्य से संबंधित जितने भी लेखा और वित्तीय नियम है इनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हानियों आदि का अपलेखन, राइट ऑफ अपलेखन यानी कि माफी, यानी उसको मान लिया गया कि भाई इस हानि है जो इसकी वजह से हुई है, इसको हम माफ कर देते हैं या इसको राइट ऑफ कर देते हैं। वे हानि अपलेखित की जा सकती है जो व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों से हो। प्राकृतिक आपदा के कारण यदि कोई हानि होती है तो उसका राइट ऑफ किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। नकद निकालने, यदि आपने केस निकाला है या कहीं कोई केस प्रेषण भेजा है, इसके दौरान यदि कोई हानि हुई तो उसका अपलेखन कभी नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। यदि केस निकालने और केस भेजने के संबंध में कोई भी प्रकार की हानि होती है तो उसका अपलेखन नहीं होगा। अपलेखन केवल उसी मामले में होगा जब उसका जो है कारण प्राकृतिक कारण हो। विभागीय विनियम, ये तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। वित्तीय प्रकृति से संबंधित आदेश निर्देश संबंधित समस्त विनिमय जिसका वित्तीय प्रभाव पड़ता हो वित्त विभाग द्वारा या उसकी अनुमति से ही बनाया जाए, ये तो आपको हर जगह मिलेगा, हर चैप्टर में मिलेगा। लेखाधिकारियों आदि के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। लेखाधिकारियों, अकाउंट ऑफिसर, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व परिशिष्ट 4 एवं 5 में दिए गए हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा और उस चैनल का लिंक यहाँ पिन कमेंट में पिन करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो लेखाधिकारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों और कनिष्ठ लेखाकारों जूनियर अकाउंटेंट के कर्तव्य और इनके उत्तरदायित्व है परिशिष्ट 4 और 5 और नियम 25 से संबंधित है, वहां इनमें लिखे हुए हैं। नियम 26 कह रहा है कि विभिन्न प्राधिकारियों को वित्तीय हानियों का प्रत्यायोजन इन नियमों के भाग 3 में निहित है। और ये जो सवाल है ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सरल है, तो वाकई बहुत सरल है, बहुत सरल सरल से प्रश्न आते हैं, इतना कठिन ये सब्जेक्ट नहीं है मित्रों। विभिन्न प्राधिकारियों की वित्तीय हानियों का प्रत्यायोजन इन नियमों के भाग 3 में निहित किया गया। तो ये थे नियम 5 से 26, पूरा का पूरा चैप्टर 2 जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसका एक बार फिर से हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। छोटा सा रिवीजन मैं आपको करवा सकता हूं। इसके लिए आपको करना क्या है मित्रों, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर मैं आपको GF&AR के पूरे जो कोर्स है वो 75 नंबर की हेल्प हमारी ओर से पूरी की पूरी करवाई जाएगी। हर चैप्टर के आपको MCQs मिलेंगे, इसके लिए प्लेलिस्ट बनाने दी गई है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हर एक वीडियो को जाकर के देखिएगा, वहां से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसी सेशन में आज हमारा दूसरा चैप्टर था नियम 5 से 26। धनराशियों की प्राप्ति के बारे में नियम 5, 6 और 7 हमने अच्छे से देखा। 8 व्यय और धनराशियों का भुगतान, कोषागार से धनराशि निकालने के सामान्य सिद्धांत, 3 सिद्धांत थे, तीनों के बारे में नियम 8 में अच्छे से देखा। नियम 9 लोक निधियों में से व्यय करने के लिए अनिवार्य शर्तें क्या क्या होनी चाहिए वो हमने देखा। वित्तीय औचित्य के क्या क्या स्तर होने चाहिए वो चारों स्टैंडर्ड हमने देखे कि फिर नियम 11 में व्यय के नियंत्रण के तीनों नियम हमने देखे। और उसके बाद जो है आपका नियम 12 आ जाता है, अनियमितताएं, छिद्रित हानि और छल का आंतरिक जांच नियंत्रण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने डिपार्टमेंट में इस तरह से रखें। भुगतान में विलंब नहीं किया जाए, नियम 13। लेखों का संधारण किस तरह से किया जाए और कौन जिम्मेदार होगा, नियम 14। हस्ताक्षर और प्रति हस्ताक्षर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, नियम 15 में हमने पढ़ा। नियम 16 में विभागीय अधिकारियों के दायित्व क्या होगा वो पढ़े। नियम 17 में लेखा परीक्षा ऑडिट के बारे में। 18 में संविदा इंपॉर्टेंट है और 19 संविदा हेतु सामान्य सिद्धांत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बन सकता है आपके, कौन कौन से सामान्य सिद्धांत थे। फिर दुर्विनियोग, कपट और हानियों वाला चैप्टर आता है। हानियों की रिपोर्ट किसको करनी ये देखा, 20 में हमने किस किस लिमिट तक करनी है। दुर्घटनाएं क्या है वो देखा हमने।
हानियों के लिए उत्तरदायित्व किसका होगा, हानियों आदि का अपलेखन कैसा किया जाएगा, विभागीय विनियम नियम 24 और लेखा अधिकारियों आदि के कर्तव्य और उत्तरदायित्व के बारे में नियम 25 और प्रत्यायोजन डेलीगेशन नियम 26 हमने पढ़ा। अब हम आते हैं परिशिष्ट की ओर। अभी तक हमने देखा था डीडीओ की नियुक्ति का प्रारूप जो परिशिष्ट 1 है ये नियम 3 से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको सवाल मिल जाएंगे। संविदाएं एवं उनका प्रारूप नियम 18 और 19 से संबंधित है। परिशिष्ट 2 में संविदाएं एवं उनका प्रारूप दे रखा है। परिशिष्ट 3 में हानियों के लिए व्यक्ति से उत्तरदायी ठहराने के संबंध में जो जिम्मेदारी है वो नियम 22 से संबंधित है। और परिशिष्ट 4 और 5 लेखाधिकारियों ये आपके नियम 25 से संबंधित है। तो ये तो आपके नियम से संबंधित हो गए, ये आपके परिशिष्ट हो गए। यहां से आपके सवाल पक्के पक्के पूछे जाएंगे। पिछली बार ये सवाल बना था परिशिष्ट 4 एवं परिशिष्ट 5 का संबंध किससे है, या लेखाधिकारियों के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों का जो है वो कौन से परिशिष्ट में उल्लिखित है। तो परिशिष्ट 4 और 5, 1 2 3 4 5 मैं आपको यहां तक करवा दिया। ये परिशिष्ट है, ये चैप्टर 1 2 1 और 2 तक ही सीमित है। आगे जो भी परिशिष्ट आएंगे मैं परिशिष्ट की एक अलग से आपके लिए क्लास लेकर के आ जाऊंगा जिसमें किस नियम से संबंधित कौन कौन सा परिशिष्ट है, ताकि आप लोगों को सहूलियत रहेगी। आप लोगों का एक काम मैं दे रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दें। इसकी पूरी की पूरी 4 के पैनल की पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।